गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक बार फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के क्रेट के संदर्भ में चर्चा करेंगे। क्रेट, एज यू नो, दैट इज द शेड्यूल्ड एग्जामिनेशन फॉर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी PhD students, and this examination will be held in this month on 22nd of September. So you have not more time. आप में से बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, खासकर प्रीवियस ईयर पेपर्स को लेकर, तो कुछ पेपर्स की हम चर्चा करेंगे। और इस सीरीज में टुडे आई विल डिस्कस अबाउट सम स्ट्रेटजी एंड द प्रोसेस ऑफ रिटन टेस्ट, एंड आल्सो विल डिस्कस द प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। अगर हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न पे जाएं तो आपको पता है कि देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ पेपर इन द रिटन टेस्ट। फर्स्ट आपका होगा जिसमें फर्स्ट पेपर दैट विल बी रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एंड यू विल बी आस्क्ड 50 क्वेश्चंस इन दिस फर्स्ट सेगमेंट, and it will be divided into 2 parts. फर्स्ट पार्ट में आपको मान लीजिए ए कर दें 25 क्वेश्चंस फ्रॉम रिसर्च मेथोडोलॉजी से रहेगा। इसमें आपको जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो प्रोबेबली जैसे पूछा जाएगा कि रैंडमाइजेशन सिस्टम क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय अनोवा सिस्टम क्या है। अगला आपसे पूछ सकते हैं इसमें एफ टेस्ट क्या होता है, फिर पूछ सकते हैं कोटा प्रतिदर्श क्या होता है, सर्वे सिस्टम क्या होता है, ऐतिहासिक शोध क्या होता है, प्राइमरी सोर्सेज में क्या क्या होते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज में क्या आते हैं। उसी तरह आपसे पूछ सकता है कि टाइप्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टूल्स दैट हैज बीन यूज्ड इन द रिसर्च नाउअडेज। इन सब के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। इसी में आपके कंप्यूटर से, कुछ इंटरनेट से क्वेश्चन पूछा जाएंगे। आई विल बी इंक्लूड इन रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो आपका 25 क्वेश्चन ये हो जाएगा। रेस्ट 25 क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू योर ओन सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जिससे भी आप करेंगे उससे आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड द टाइम अलॉटेड फॉर दिस पेपर विल बी 30 मिनट्स। ओके, चलिए यहाँ लिख देते हैं 30 मिनट्स। ओके, तो आपको 30 मिनट में ये क्वेश्चन करना है। एंड सेकेंड पेपर दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ टोटली रिटन टेस्ट, and there will be 3 segment A, segment B and segment C। फर्स्ट सेगमेंट में जो ए सेगमेंट होगा, इसमें आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन 75 वर्ड्स के। और सेकेंड सेगमेंट में आपको 2 क्वेश्चंस करना है, यह आपका होगा 150 वर्ड्स का। एंड लास्ट में आपको सेगमेंट सी में 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा 400 वर्ड्स का। ठीक, ये आपका प्रोसेस है। इसके लिए आपका टाइम होगा 120 मिनट्स, मीन्स 2 आवर्स। 2 आवर्स टोटल आपका हो जाएगा 230 आवर्स। ठीक है, 2 and हाफ एन आवर, मतलब आपका हो जाएगा 2 घंटा 30 मिनट के अंदर आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है ये सब आपको सॉल्व करने होंगे। ओके, तो यह आपका हो जाएगा टोटल 200 मार्क्स का, और ये आपका हो जाएगा 100 मार्क्स का। इच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। ओके, ठीक, ये आपका प्रोसेस हो गया। अब आते हैं हम लोग जो मुख्यतः बात करेंगे कि आपका जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए थे इतिहास में, तो वैसे ही आपके पॉलिटिकल साइंस में आएंगे, वैसे ही आपके अदर सब्जेक्ट्स में आएंगे। वो आपके कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उनमें क्या करना है। ओके, तो यहाँ तक आपका एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू रहा क्रेडिट एग्जामिनेशन के लिए। एंड नाउ विल डिस्कस अबाउट द
previous year paper of 2022, and in the next video I will discuss also a previous year paper of 2023 fra grade। तो ग्रेड के लिए हम लोग अलग अलग चर्चा करेंगे, कई विषयों में हम आपको कुछ क्वेश्चन बता देंगे, कुछ पेपर्स आपको डिस्कस कर देंगे, एंड आई विल आल्सो डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी एंड राइटिंग स्किल दैट कुड बी टेकन इन द एग्जामिनेशन। चलिए आगे इसमें चर्चा हम लोग करेंगे कि आपका जो प्रीवियस ईयर का एंसर शीट, देखिए हमने कह दिया कि आपको पहले सेगमेंट में क्या करना है, पहले सेगमेंट में आपको 50 क्वेश्चन करना है। तो आपने मान लिया हमने कि पेपर फर्स्ट आपने कर लिया, टोटल आपने 50 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिया, जिसमें आपका 25 रिसर्च से एंड 25 आपने अपने सब्जेक्ट से कर लिया। ठीक, ये क्वेश्चन कर लिया जिसका आपका टाइम हो गया 30 मिनट्स। नाउ यू हैव 120 मिनट्स, मतलब 2 आवर्स अब फॉर पेपर 2 के लिए। अब आते हैं पेपर 2 पे। पेपर 2 में आपको टोटल 14 क्वेश्चन करना है, टोटल 15 और 14 क्वेश्चंस, और कभी कभी जो होता है आपका ये 13 क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मली, जिसमें से आपको क्या हो जाता है 10, 2 12 और 1 13। कभी कभी 14 पूछा जाता था, लेकिन नॉर्मली आजकल 13 ही पूछ रहे हैं, तो आप 13 ही मान के चलिएगा इस बार भी। ठीक है, तो हम अगर 13 के हिसाब से चले तो आपका यहाँ पे कर लीजिए 13 क्वेश्चन। ओके, चलिए पेपर 2 में देयर विल बी 3 सेगमेंट्स। पहला आपका है ए सेगमेंट में आपका टोटल क्वेश्चन कितना हो जाएगा, ए सेगमेंट में आपका हो जाएगा टोटल क्वेश्चंस 10 ईच मार्क्स पर ईच आपका है 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, टोटल हो जाएगा आपका 120 मार्क्स। 120 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें अगर प्रीवियस ईयर की हम चर्चा करें, प्रीवियस ईयर की हम बात करें, तो हम पाते हैं कि प्रीवियस ईयर में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वह क्या है, तो प्रीवियस ईयर में 75 वर्ड्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें 10 क्वेश्चन आपको आएगा, 10 का 10 करना है। देयर इज नो इंटरनल चॉइस, मतलब यहाँ पे कोई भी आपका इंटरनल चॉइस नहीं है, तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे करना पड़ेगा। लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आए थे उनकी चर्चा करेंगे। 10 क्वेश्चन आया था, इसमें हो जाएगा आपका 1। पहला क्वेश्चन आया था कि वैदिक कालीन देवियों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, वैदिक कालीन। आगे हम कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे। देवियों का उल्लेख कीजिए, डिस्क्राइब द गॉडेस डेटीज ऑफ वैदिक एरा। तो वैदिक कालीन देवियों का उल्लेख कीजिए, जैसे सरस्वती देवी है, अरण्यानी देवी हैं, इला देवी हैं, आज जो देवी हैं, कुरमाथी हैं, ये सब देवियाँ क्या हैं, इनका रेलेवेंस क्या था, इनका महत्व क्या था, इनके लिए किन सूक्तों की रचना हुई, इन सब के बारे में आपको बताना है। तो ये आपका 75 शब्द कैसे क्या लिखना है उसमें आगे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका आया था कि रजत के आहत सिक्के, मतलब आपका आहत सिक्कों का उल्लेख कीजिए। राइट अ नोट ऑन द पंचमार्क कॉइन्स। आहत सिक्कों का उल्लेख कीजिए। रजत के आहत सिक्के, क्योंकि आप जानते हैं 6th सेंचुरी BC में जितने भी कॉइन्स आए वे दे आर नोन एज द अर्लीस्ट कॉइन्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, एंड फर्स्ट टाइम
द टर्म आहत वाज यूज्ड इन द अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि व्हाइल द पंचमार्क क्वाइंस टर्म्स वाज यूज्ड बाय जेम्स प्रिंसेप। ओके, तो आहत सिक्के ज़्यादातर सर्वाधिक संख्या में रजत के मिलते हैं, उसके बाद तांबे के मिलते हैं, उसके बाद अन्य धातुओं के भी थोड़े थोड़े मिलते हैं। तो इसीलिए आहत सिक्के क्या हैं, इनका उल्लेख कहाँ मिलता है, इनके बनावट की विधि क्या है, और इनके निखात, इनके ढेर कहाँ कहाँ से मिले हैं, और इनका इंपॉर्टेंस क्या है, इनमें किन प्रकार के लांछनों और किन प्रकार के प्रतीकों का उल्लेख किया गया है, ये आपको बताना होगा शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 3, इन सब पे हम चर्चा करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। किसमें क्या आप लिख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे। अगर आता श्रेणी संगठन का उल्लेख कीजिए, राइट अ नोट ऑन श्रेणी ग्रिड सिस्टम। श्रेणी संगठन क्या है, श्रेणी संगठन के अधिकार क्या हैं, श्रेणी संगठन के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलते हैं, श्रेणी क्या है, पुग क्या है, निगम क्या है, आप थोड़ा अंतर बता सकते हैं। श्रेणियों का किन किन अभिलेखों में उल्लेख मिलता है, श्रेणियों के क्या क्या कार्य थे, इसमें थल नियामक क्या होता है, सातवार क्या होता है, श्रेष्ठी क्या होता है, ज्येष्ठकार क्या होता है, इन सब के बारे में बता सकते हैं। अगला है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि द्वितीय बौद्ध संगति, द्वितीय जो बौद्ध संगति हुई है कालाशोक के समय में, बौद्ध संगति के आयोजित होने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। आयोजित होने के पीछे कारकों का उल्लेख कीजिए, कारणों का, के पीछे के कारकों या कारणों का कीजिए, कारणों का उल्लेख कीजिए। मतलब द्वितीय बौद्ध संगति जो आहूत की गई थी, उनके पीछे का प्रमुख कारण क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे जो काजेशन ऑफ हिस्ट्री पढ़ते हैं उसके आधार पर क्यों बुलाया गया था, ओके, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो आया है वह है कि प्राचीन भारत में सूर्य पूजा पर प्रकाश डालिए। सूर्य पूजा, सन वर्शिप पर प्रकाश, थ्रो लाइट ऑन द वर्शिप ऑफ गॉड सन इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ये अच्छा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सूर्य पूजा बड़ा इंपॉर्टेंट है। सूर्य पूजा एक बार 400 वर्ड में भी आ गया है, कोई ज़रूरी नहीं है। याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन आपको, मान लीजिए कि जो क्वेश्चन आपसे 75 वर्ष में पूछा जा रहा है, वो 200, वो 150 में पूछा सकता है और 400 पूछा सकता है। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की पोटेंशियलिटी क्या है, क्वेश्चन में अगर वो रेलेवेंस है, क्वेश्चन में अगर इम्पॉर्टेंस है, तो वह क्वेश्चन किसी भी चीज़ में पूछा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन शॉर्ट है। डिपेंड करता है कि अगर वह क्वेश्चन इलस्ट्रेट किया जा सकता है, विस्तारित किया जा सकता है, इम्पॉर्टेंट रखता है तो आ सकता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता के कारणों का उल्लेख, पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। अब ये क्वेश्चन आपको 75 वर्ड में आ सकता है, 150 में भी आ सकता है और 400 में भी आ सकता है। जैसे समुद्रगुप्त उपलब्धियाँ 75 में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। छोटे टर्म्स की ज़्यादा संभावना है, बट बड़े क्वेश्चन भी लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आपका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे चर्चा करेंगे। छठा क्वेश्चन है कि अशोक के स्तंभ लेखों के प्रमुख लक्षण क्या हैं। हाँ, मतलब है कि राइट अ नोट ऑन द मेन सिंड्रोम्स ऑफ आर फीचर्स ऑफ अशोकन पिलर स्क्रिप्ट्स। तो अशोक के जो स्तंभ लेख हैं, केवल स्तंभ लेख, उसके प्रमुख लक्षण क्या हैं, कैसे बनाए गए हैं, किस बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है, चुनार के बलुआ का पत्थर हुआ है, ये कैसे हैं, कैसे शार्प किए गए हैं, कहाँ कहाँ पे रखे गए हैं, इनकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ये प्रोबेबली कितने वजन के हैं। हाँ, 35 से 50 फीट वजन इनकी लंबाई है, लगभग 50 टन के इनका वजन है, ठीक है। लाल बलुआ पत्थर के हैं, चुनार के। तो ये सब विशेषता लिखनी है। मतलब है आपके अशोक के स्तंभ लेखों के प्रमुख लक्षण। यहाँ पे क्वेश्चन करने में सबसे बड़ा उल्लेख ये है, याद रखिएगा कि आपको क्वेश्चन के आप प्रकृति को समझिए, उसकी टेम्परामेंट क्या है और उसमें पूछ क्या रहा है। उल्टा सीधा ना होने पाए, क्योंकि कम शब्द में लिखा जाता है। तो अगर आप एक बार गलत कर देंगे तो फिर आप उसको सुधार नहीं पाएंगे और पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन की प्रकृति को समझना जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है इस एग्ज़ाम के लिए, ओके। तो जितने भी कम वर्ड्स के एग्जाम मतलब क्वेश्चंस होते हैं, उनमें हमको इस बातों को बहुत ध्यान देना पड़ता है।
आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नालंदा विश्वविद्यालय। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, नालंदा विश्वविद्यालय पर टिप्पणी लिखिए। राइट नोट ऑन द नालंदा यूनिवर्सिटी ऑफ एंशिएंट इंडिया। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, इसके साक्ष्य जो है बड़गांव से मिलते हैं, वो कहाँ पे है, नालंदा विश्वविद्यालय में क्या क्या पढ़ाई होती थी, किस किस विषय की पढ़ाई होती थी, नालंदा विश्वविद्यालय के जो आपके लाइब्रेरी है जिसे धर्मगंज कहते हैं, 3 भाग हैं, रत्न सागर, रत्नोदधि, रत्नरंजक, ये क्या होते हैं, इनको बताइए, किसने नष्ट किया उसको बताइए। तो नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा पूरा आप इतिहास बताइए। हाँ ना, वो मेनसाम कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय से जब पढ़कर बच्चे बाहर जाते थे तो उच्च शिक्षा के लिए एक जाते थे, दूसरा विश्वविद्यालय था जिसका नाम था तिलाधना। और याद रखिएगा तिलाधना जो विश्वविद्यालय है वह आपका इसका जो साक्ष्य है अभी लेटेस्ट में प्राप्त हुआ है, जो कि बिहार में है। नालंदा से 12 किलोमीटर दूर हमको तिलाधना विश्वविद्यालय के साक्ष्य आपको प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो मतलब मेरा ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या हमको लिखना है। अगला क्वेश्चन है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द आर्कियोलॉजी पोर्शन। ओके, यह है स्तरीकरण पे टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑन द स्ट्रेटिफिकेशन या इंपॉर्टेंट ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस। तो स्तरीकरण पे प्रकाश डालिए। स्तरीकरण क्या होता है, स्तरीकरण पर टिप्पणी लिखिए। ठीक, स्तरीकरण क्या है, स्तरीकरण के नियम क्या होते हैं, स्तरीकरण से कैसे हमको जो आर्टिफैक्ट्स प्राप्त होते हैं उनकी एंटीक्विटी कैसे निर्धारित करते हैं, सारा चीजें, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है आपका 9वां क्वेश्चन है, वह है कि पुरातत्व में सुदूर संवेदी आंकड़ों रिमोट सेंसिंग पर प्रकाश डालिए। तो पुरातत्व में सुदूर संवेदी आंकड़ों पर प्रकाश डालिए। मतलब है राइट अ नोट थ्रो लाइट ऑन द रिमोट सेंसिंग मेथड्स इन आर्कियोलॉजी। पुरातत्व में जो रिमोट सेंसिंग पद्धति होती है उसका क्या महत्व होता है, रिमोट सेंसिंग होता क्या है, रिमोट सेंसिंग से हम कैसे कैसे एक्सकवेशन में इसका प्रयोग करते हैं, हम जो एक्सप्लोरेशन करते हैं उसमें इसका क्या महत्व होता है, साथ ही साथ इसके माध्यम से हम पुरावशेषों की खोज कैसे करते हैं। तो बहुत सारे जो इसके मल्टी डायमेंशंस हैं उन सब डायमेंशंस पे हमको चर्चा करना है। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द साइंटिफिक अप्रोच। तो बहुत सारा महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट जो इसमें जो विशेषताएं हैं वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। एंड लास्ट में क्वेश्चन आपका है कि राइट अ नोट ऑन द यूटिलिटी ऑफ हिस्ट्री। इतिहास की उपयोगिता बताइए। इतिहास की उपयोगिता, इट इज रिलेटेड टू द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। उपयोगिता, तो इतिहास की उपयोगिता आपको बताना है कि इतिहास की उपयोगिता क्या है, इसका किन किन क्षेत्रों में उपयोग होता है, इसका क्या महत्व है मानव जीवन के लिए, समाज के लिए क्या इसका इम्पोर्टेंस है, वो सब बताइए। इसके सामाजिक राजनीतिक महत्व क्या है, इसके आर्थिक महत्व क्या है, इसके आजकल पुरातत्व में कैसे प्रयोग हो रहे हैं, इतिहास का महत्व जो है डिप्लोमेटिक लाइफ में कैसा है, वह समसामयिक जीवन में इसका क्या उल्लेख है। उसके बाद पर्यटन विभाग में इसका क्या महत्व है, विश्व की जो जीडीपी है उसको इनरीच करने में इसका क्या योगदान है। तो बहुत सारे इसके आपके मनोरंजन में इसका क्या योगदान है, तो बहुत सारे क्षेत्र में इसका योगदान है, आपको पूरा का पूरा लिखना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो। ये सब ज़्यादातर टॉपिक आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे, अगर मूड होगा तो पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए अब आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में देयर विल बी 2 क्वेश्चंस। हो सकता है कि आपको इंटरनल चॉइस आए, कभी 3 क्वेश्चन आ जाए, कभी 4 क्वेश्चन में 2 करना हो। ठीक है, 2 करना होगा। यहाँ पे देखिए हमने अभी चर्चा किया था एक सेक्शन में कि यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन पूछा गया है, 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 120 मार्क्स का था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका हो जाएगा टोटल क्वेश्चंस 2। यहाँ पे 2 क्वेश्चन करना है। मार्क्स फॉर each marks will contains कितना होगा आपका, each marks आपका होगा
20 नंबर का होगा, आपका टोटल हो जाएगा 40 मार्क्स का, टोटल आपका हो जाएगा 40 मार्क्स। इसमें से जो अगर एंशिएंट हिस्ट्री का आप सिलेबस देखे होंगे, जो ABCD 4 सेगमेंट हैं उसमें से कहीं से भी आ सकता है 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आएगा। कभी कभी जरूर नहीं हो सकता है 2 ही पूछे, दोनों ही करना पड़े, तो लेकिन जहाँ का संभावना है आपको इंटरनल चॉइस 1-2 तो जरूर ही आएगा उसके साथ। ओवरऑल पिछली बार का जो क्वेश्चन देखते हैं इसमें आया है कि हड़प्पा सभ्यता के विनगरीकरण के कारणों को विवेचित कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता के विनगरीकरण के कारणों को विवेचित कीजिए, देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा समझने का भी फिर है कि इसमें आ रहा है डिस्कस द causes of the de-urbanization of हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब de-urbanization पूछ रहा है, आप समझिएगा क्या है। जब आप देखते होंगे कि हड़प्पा सभ्यता जिसका मेच्योर फेज, जिसे आप कहते हैं विकसित हड़प्पा या हड़प्पा सभ्यता या संजोग सभ्यता, उसका विकसित जो आपका मेच्योर फेज है वह लगभग 2500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बीच शुरू होता है और लगभग 1700-1800 ईसा पूर्व तक यह अपने नगरीय लक्षणों, अपने अर्बन पैटर्न के साथ उपलब्ध रहता है। बट आफ्टर 1700 BC हम देखते हैं कि धीरे धीरे we find the falling syndromes of downfall and syndromes of decline in the urban pattern and urban lifestyle of हड़प्पन civilization। हम हड़प्पा सभ्यता के जो शहरी और नगरीय परिवेश था उसके नगरीय तत्वों में धीरे धीरे कमी देख रहे हैं, चाहे वो व्यापार वाणिज्य हो, चाहे सरप्लस प्रोडक्शन की बात हो, चाहे वो ट्रेड एंड कॉमर्स की बात हो, चाहे वो आपके इनके इकोनॉमिक पैटर्न की बात हो, चाहे इनके पास जो इन्होंने बाह्य व्यापार किया, आंतरिक व्यापार किया, चाहे इनके जो उद्योग धंधे इंडस्ट्रीज हैं इन सब में हम धीरे धीरे, और चाहे इनका जो टाउन प्लानिंग सिस्टम है उन सब में धीरे धीरे हम डाउनफॉल देखते हैं। और इसी में हम एक लेटर हड़प्पन फेज की बात देख रहे हैं और साथ ही साथ जो अर्बन पैटर्न है वो धीरे धीरे रूरल पैटर्न में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण सामाजिक परिवेश की ओर अग्रसर हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ अर्बन पैटर्न से रूरल पैटर्न की ओर भाग रहा है, उसके पीछे के प्रमुख कारण क्या है। मतलब एक प्रकार से सोचिए कि हड़प्पा जो नगरीय जीवन है उसका जो पतन हुआ उसके प्रमुख कारण क्या थे। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि नगरीय तत्वों के कमजोर होने, नगरीय तत्वों के पतन होने के प्रमुख कारण क्या थे, ऐसा परिवर्तन क्यों हुआ। तो इसमें ये मान लिया गया कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह पतनशील नहीं बल्कि हड़प्पा सभ्यता का नगरीय परिवेश जो है वह ग्रामीण परिवेश में क्यों परिवर्तित हुआ, तो उसका वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसका प्रमुख कारण बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड है इसका। चलिए कभी इस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे, आपको बता दें क्या क्या पॉइंट लिखना है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है वह है पूर्व मध्यकाल में जो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुआ है उसकी योजना कीजिए। पूर्व मध्यकाल के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, पे उल्लेख कीजिए। तो राइट नोट ऑन द चेंजेस राइट नोट ऑन द इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस इन द अर्ली मेडिवल फेज। जो पूर्व मध्यकाल है उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, सामाजिक क्षेत्र में क्या हुआ, आर्थिक क्षेत्र में क्या हुआ, फ्यूडलिज्म का कैसे विकास आया, दासियों की संख्या कैसे वृद्धि हुई, जातियों की संख्या में कैसे वृद्धि हो रही थी, इस्लामिक आक्रमण के बाद क्या सामाजिक परिवर्तन हो रहा था। तो बहुत सारा जो आपका ट्रांजिशन हो रहा था उस ट्रांजिशन के प्रमुख कारणों को बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे RS शर्मा जी का एक बहुत महत्वपूर्ण उनका शोध लेख भी है। चलिए क्वेश्चन लास्ट सेगमेंट चलते हैं 3। तो आपका यहाँ पे हो गया
सेगमेंट 3 चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस 3 क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन करना है, वह क्वेश्चन जो होगा 400 वर्ड का होगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 3 करना है। मार्क्स इसका हो जाएगा आपका 40 मार्क्स। तो ये आपको 40 मार्क्स का होगा और यह वर्ड लिमिटेशन 40 नंबर का होगा और वर्ड लिमिटेशन इसकी कितनी होगी, यह 400 वर्ड का होगा। ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप होगा। तो ये आपका 400 वर्ड का होगा। इसके पहले का जो क्वेश्चन होगा आपका, ये जो बी सेक्शन में यह आपका था 150 वर्ड्स का, 150 शब्द का। और इसके पहले जो था आपका ये 150 वर्ड हो गया आपका। ये जो आपका पहला वाला क्वेश्चन था 10 क्वेश्चन, ये आपका ईच क्वेश्चन 75 वर्ड्स का है। तो आपका एक 75 शब्द का, दूसरा आपका 150 शब्द का, 150 शब्द का, और तीसरा क्वेश्चन जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 400 शब्द का। ठीक, आपको ये लिखना है। अब आते हैं, इसमें इंटरनल चॉइस होगा। तो इसमें क्या होगा, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछा गया हुआ है, भारतीय उपमहाद्वीप में इंडियन सबकॉन्टिनेंट में नवपाषाणिक जीवन निर्वाह प्रतिमानों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो हो जाएगा आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाणिक जीवन निर्वाह प्रतिमानों की आलोचनात्मक व्याख्या। चलिए अब थोड़ा सा आज चर्चा करते हैं कि जो आपका न्योलिथिक फेज है, खासकर जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, मतलब भारत पाकिस्तान, ठीक है, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो एरिया है, श्रीलंका का एरिया है, हाँ, ये सब मिला के कहलाते हैं आपके इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भूटान और आपका नेपाल। अब भारतीय महाद्वीप में जो नवपाषाण काल आया, इस नवपाषाण काल में जो उनका लाइफ स्टाइल था, उनके जीवन शैली में जो बदलाव हुआ, जो परिवर्तन हुआ, उनके जीवन शैली की जो मूल विशेषता थी, उनमें से उनकी सीमाएं क्या थी, उनके प्रमुख लक्षण क्या थे, उनके प्रमुख विशेषताएं क्या थी, उनका उल्लेख करना है। जैसे अस्थायी कृषि की शुरुआत हुई, अस्थायी आग का प्रयोग करना शुरू किया, अस्थायी बस्तियों का शुरू हुआ, व्यावसायिक विभेदीकरण, ऑक्यूपेशनल डिफरेंशिएशन शुरू हुआ, ऑक्यूपेशनल ग्राउंड पे पहली बार हम स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी देख रहे हैं, वो है एक इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे जो परिवर्तन हुए, इसी के कारण गार्डन चाइल्ड ने अपनी किताब द अर्बन रेवोल्यूशन में नवपाषाण काल को उन्होंने न्योलिथिक रेवोल्यूशन, नवपाषाणिक क्रांति एंड कल्चरल रेवोल्यूशन, सांस्कृतिक क्रांति कहा है। तो इस सांस्कृतिक क्रांति के पीछे के समय में जो जीवन शैली में, लाइफ स्टाइल में जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, उनको उनका आपका क्रिटिकली उनको एग्जामिन करना है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सेकंड क्वेश्चन आते हैं लास्ट। अब दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, वह है कि चोल मंदिर स्थापत्य कला के बारे में बताइए। तो आपका चोल काल में मंदिर स्थापत्य, चोल मंदिर, इसमें किसी में एक क्वेश्चन आपको करना है। स्थापत्य कला मतलब चोल काल में जो मंदिर हैं उनमें क्या विशेषताएं थी। जैसे आपको पता है कि दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का विकास हुआ। इस द्रविड़ शैली का मूल विकास आपका चोल, चालुक्य और पल्लव और पांड्य वंश के समय में हुआ। इसमें से मंडप जो था वह पल्लव की विशेषता थी, विमान जो था वह चोलों की विशेषता थी, और गोपुरम जो था यह आपके पांडवों की विशेषता है, मतलब पांड्य वंश की। ओके, तो आपके ये सब बताना है इसमें क्या क्या खासियत थी, कैसे थी, पिरामिड नुमा मंदिर कैसे बनते थे, क्या बनते थे। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, वह है कि इतिहास न विज्ञान है न कला, इस कथन की योजना कीजिए। अभी आपने सुना होगा इतिहास न विज्ञान न कला, इस कथन योजना की जगह हमें नहीं लिखेंगे ताकि आपको दिखे हिसाब, ठीक है। राइट अ नोट, या हिस्ट्री इज नाइदर साइंस नॉर आर्ट
एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। इतिहास न विज्ञान है न कला, इस कथन की समीक्षा कीजिए। जेबी ब्यूरी ने एक ग्रंथ लिखा, उनका जेबी ब्यूरी का एक किताब था द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, तो द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस में जेबी ब्यूरी ने एक स्टेटमेंट बड़ा फेमस दिया था, हिस्ट्री इज अ साइंस नो लेस नो मोर। हिस्ट्री इज अ साइंस नो लेस नो मोर। इतिहास विज्ञान है, न कम न अधिक। ओके, तो लेकिन जब इतिहास की व्याख्या करेंगे, हमने इसमें बहुत डिटेल वीडियो बनाया, देख लीजिएगा, तो क्या हुआ कि ये क्वेश्चन 100% आता है और हम आपको बता देंगे जितने क्वेश्चन उससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। ओके चलिए, तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि इतिहास विज्ञान है न कम न अधिक। दूसरा क्वेश्चन आया, कुछ लोगों ने कहा कि इतिहास विज्ञान नहीं बल्कि इतिहास कला है। कुछ लोगों ने कहा इतिहास विज्ञान और कला दोनों के गुण हैं। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो यथार्थ रूप से, मूल रूप से इतिहास में विज्ञान के, यथार्थ विज्ञान के एक्चुअल साइंटिफिक जो अप्रोच है उसका भी अभाव मिलता है, और जो एक्चुअल आपका कला है जो कि आपके परिकल्पनात्मक होता है, जिसमें फंसी फिगमेंट ज़्यादा मिलता है, इमेजिनेटिव होता है, वैसी कला भी नहीं है। इसका कला में भी एक अपना विशिष्ट गुण होता है जो कि आपके यथार्थता से जुड़ा होता है। यह पूरी तरह से काल्पनिक कलात्मक नहीं होता है। ठीक है, तो इतिहास में कला विज्ञान दोनों के गुण हैं, लेकिन वास्तव में न तो यह प्राकृतिक विज्ञानों जैसा विज्ञान है और न तो यह परिकल्पनात्मक कला है। ठीक है, यह वास्तव में मानवीय इतिहास की पुनर्रचना की एक वैज्ञानिक पद्धति है। इसीलिए कहा जाता है कि इतिहास विज्ञान की वस्तुनिष्ठता बनाए रखने का प्रयास करते हुए अतीत के पुनर्रचना की कला है। इसमें कला विज्ञान दोनों के गुण हैं, लेकिन मूल रूप में दोनों के गुण नहीं हैं। ओके, तो इसमें एक अपना अलग अप्रोच है। विज्ञान में यह सामाजिक विज्ञान है और कला में जो है यह परिकल्पनात्मक कला न होकर यह एक यथार्थ कला होती है। ठीक है, तो इन सब की चर्चा करेंगे। तो आपका ये पेपर है कि आगे हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे फिर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई विल आल्सो डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पेपर that was asked in 2023. Thank you to all of you.